let's start off our discussion with the next subsection, which is about the anatomy of the respiratory system. यहाँ पे मैं आपको कुछ जनरल बातें बताना चाहता हूँ कि जो एनाटमी है, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, राइट. सो एनाटमी बेसिकली इट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग. द फिजियोलॉजी, actually this is the study of the functioning of something, and pathology is the study of diseases. ये diseases की study है. So you seen here, if you really want to understand the pathology, अगर आपने से किसी भी सिस्टम की पैथोलॉजीज को या डिजीजेस को अंडरस्टैंड करना है तो आपको उससे पहले अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी उस सिस्टम की फंक्शनिंग, दैट इज फिजियोलॉजी. और अगर आपने किसी भी सिस्टम की फिजियोलॉजी की अंडरस्टैंड करना है तो आपको उससे पहले उसके स्ट्रक्चर को आपको डिस्कस करना पड़ेगा, यानी कि उसकी एनाटॉमी आपको समझनी पड़ेगी. सो यू कैन सीन हियर दैट अंडरस्टैंड द एनाटॉमी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. दिस इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग प्रीरेक्विजिट फॉर अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजी एंड द pathology of the respiratory system. So let's start off our discussion with the anatomy of respiratory system. ठीक है, ये एक तो फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रीरेक्विजिट भी है. इसके साथ साथ जो एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें से रियल एग्जाम में रिमार्केबली क्वेश्चंस भी अपीयर होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद फ्यू क्वेश्चंस. ए ऑप्शन इज एल्वियोलस, बी ऑप्शन इज एयर सैक, सी ऑप्शन इज ब्रोंकियोल एंड डी ऑप्शन इज सेल. एंड पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स. तो हमने पढ़ा था कि जो सेल है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स. तो यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रक्चरल यूनिट की, यानी कि ये कोई ऐसा यूनिट होगा जिसके बार बार रिपीट होने से लंग बनेगा, राइट. सो एल्वियोलस के बार बार रिपीट होने से लंग नहीं बनता और ना ही एयर सैक के बार बार रिपीट होने से या ब्रोंक्यूल के बार बार रिपीट होने से बनेगा. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी डेल्टा. ये एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है, लाइक इट सीम्स कि ये रॉन्ग आंसर है. इसका आंसर मोस्टली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एयर सैक या एल्वियोलस है, बट स्ट्रक्चरल यूनिट प्रिसाइजली स्पीकिंग लंग्स का सेल ही होगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स. ऑफ कोर्स अब ये वो यूनिट होगा जो कि लंग्स का फंक्शन, दैट इज गैसियस एक्सचेंज, उसको परफॉर्म कर रहा होगा. और फंक्शनल यूनिट फिर लंग्स का कौन सा होगा? इट वुड बी द एयर सैक. एल्वियोलस को हम फंक्शनल यूनिट नहीं कहते क्योंकि एल्वियोलस विदाउट द सराउंडिंग कैपिलरी इट कैन नॉट कैरी आउट द फंक्शन ऑफ द गैसियस एक्सचेंज. हाँ, एयर सैक के अंदर एल्वियोलाई भी होते हैं और साथ कैपिलरीज भी होती हैं. सो एल्वियोलाई और कैपिलरीज कलेक्टिवली मिलके गैसियस एक्सचेंज का फंक्शन कैरी आउट करते हैं, राइट. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी बीटा. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, गैसियस एक्सचेंज मेनली टेक्स प्लेस एट लेवल ऑफ. हाँ, जो एट द एंड ऑफ द डे जो गैसियस एक्सचेंज है ये एल्वियोलस के लेवल पे होता है. सो हर एल्वियोलस को कैपिलरी सराउंड कर रही होती है या कैपिलरीज सराउंड कर रही होती हैं. सो एल्वियोलस और कैपिलरीज के दरमियान गैसियस एक्सचेंज होगा. सो इस क्वेश्चन के लिए हम बेस्ट जो आंसर है वो अल्फा को, दैट इज एल्वियोलस को चूज कर सकते हैं. Another question, mucous membrane with ciliated epithelium is present in. So you seen here, ये फर्ज करें basal membrane है, इसके ऊपर मे बी ये columnar cells हैं, column like एक cell है, and this is another cell and there is another cell. तो इन cells के ऊपर cilia, right? So ciliated epithelium. पूछा ये जा रहा है कि ये जो सिलेटेड एपिथेलियम है ये कहाँ पे होती है? नॉस्ट्रल्स में क्या सिलेटेड एपिथेलियम होती है? आंसर इज नो. नॉस्ट्रल्स के साथ एसोसिएटेड कोई सिलेटेड एपिथेलियम नहीं है. हाँ, नेजल कैविटी में सिलेटेड कलमनर एपिथेलियम होती है और ट्रेकिया में भी सिलेटेड कलमनर एपिथेलियम होती है. और इवन इसके साथ जुड़े गॉबलेट सेल्स भी होते हैं, लाइक हियर यू कैन आल्सो हैव द गॉबलेट सेल्स जिनका काम क्या है? म्यूकस को प्रोड्यूस करना, राइट. सो नेजल कैविटी एंड द ट्रेकिया, दिस वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन. Delta. Another question, air while passing through nasal cavity becomes moist. बिल्कुल होती है, वार्म भी होती है, फिल्टर भी होती है. So ultimately इसका बेस्ट रिस्पॉन्स होगा डेल्टा, all of these. अगर आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, you guys must join TopGrade. I am Hira Osman from Sahibal. I have secured 92.6% aggregate in MDK 2023.
and I am excited to get admission in my dream medical college. Top Grade is Pakistan's #1 online academy that has helped thousands of students just like you to secure admission in their dream medical colleges and university. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना, और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं, और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर, और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे, उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे, और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। Top Grade is the brainchild of Dr. Mozam Manzoor, who is a medical doctor and a passionate teacher. I am Dr. Mozam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have developed Top Grade app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. Another range of questions. A option is glottis, B option is epiglottis, C option is larynx, D option is pharynx and E option is vocal cords. And first statement हमारे पास क्या है? Complex cartilaginous structure surrounding the upper end of trachea. पूछा क्या गया है कि complex cartilaginous structure है, cartilaginous structure है और upper end of trachea को surround कर रहा है. Cartilaginous structure surrounding the upper end of the trachea. So ये जो structure है basically this is the larynx. अभी shortly हम इसको in detail discuss भी करेंगे. Which of the following is known as voice box? So जो voice box है ये larynx ही का एक fancy name है. So best response would be Charlie. And next question है voice is produced due to vibration of. अब वॉइस किस चीज की वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है? सो बेसिकली वॉइस प्रोड्यूस तो होती है इन द लैरिंक्स, राइट? लेकिन लैरिंक्स के अंदर कौन सी चीज है जो वाइब्रेट करे तो वॉइस प्रोड्यूस होती है? एंड द आंसर इज वोकल कॉर्ड्स. सो इसीलिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस चीज की वाइब्रेशन से वॉइस प्रोड्यूस होगी तो बेस्ट रिस्पॉन्स इस क्वेश्चन का क्या होगा? दैट वुड बी द वोकल कॉर्ड्स. एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर? फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज, राइट? सो ग्लॉटिस सिर्फ एयर के लिए पैसेज है, एपिग्लॉटिस भी कह लेंगे ये तो कवरिंग है जो कि ग्लॉटिस को कवर कर रही है. यस, जो लेरिंक्स है ये भी पैसेज है सिर्फ और सिर्फ एयर के लिए. फेरिंक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर. सो एट द सेम टाइम ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का पार्ट है. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी डेल्टा. Another range of questions with the same options. So which of the following is part of respiratory system as well as digestive system? तो हमने अभी डिस्कस किया कि pharynx basically ये respiratory और digestive system दोनों का पार्ट है. And opening of trachea is known as, जो trachea की opening होती है इसको हम basically क्या कहते हैं? Glottis. And the lid-like structure, so lid-like structure covering the opening of trachea that is covering the glottis is known as, so वो lid-like structure जो कि glottis को cover कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज द एपिग्लॉटिस. बीटा वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन. Another question, degree of closure of glottis is respectively determined by backward and upward movement of. So पूछा क्या गया है कि ग्लॉटिस की जो डिग्री ऑफ क्लोजर है कि ग्लॉटिस ने कितना क्लोज होना है इज रेस्पेक्टिवली डिटरमिन्ड बाय बैकवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ. सो दो स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, कौन सा स्ट्रक्चर बैकवर्ड मूव करेगा और कौन सा अपवर्ड मूव करेगा, और इन दोनों मूवमेंट्स की वजह से जो ग्लॉटिस है इसका डिग्री ऑफ क्लोजर डिटरमिन होना है. टंग एंड सॉफ्ट पैलेट, या वॉइस बॉक्स एंड टंग, या सॉफ्ट पैलेट एंड वॉइस बॉक्स, या टंग एंड द वॉइस बॉक्स. सो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स होगा जो इस क्वेश्चन का, दैट इज टंग एंड द वॉइस बॉक्स. सो टंग की बेसिकली कह लें कि बैकवर्ड मूवमेंट और अल्टीमेटली जो वॉइस बॉक्स है इसकी अपवर्ड मूवमेंट से जो ग्लॉटिस का डिग्री ऑफ क्लोजर है इसने डिटरमिन होना है. सो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी डेल्टा टू दिस क्वेश्चन. अनदर क्वेश्चन,
surfactant produced by secretory cells of alveolar epithelium is chemically composed of glycolipids or glycoproteins or lipoproteins or proteoglycans. This is just memory based information, and the best response to this question is lipoproteins. Here we have got a table which is actually summarizing the highest yield facts regarding the anatomy of the respiratory system. Let me orient you towards this table. इस टेबल में लेफ्ट कॉलम में हमारे पास रिस्पेक्टिव कंपोनेंट आएगा और उसके बाद फिर राइट कॉलम में विल बी हैविंग द हाई यील्ड फैक्ट्स रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट और ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो इसमें कंपोनेंट्स की लिस्ट को हम एक दफा देख लेते हैं, उसके बाद फिर हर कंपोनेंट की डिटेल में भी जाते हैं. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में वी हैव गॉट द टू नॉस्ट्रिल्स एंड देन दीज टू नॉस्ट्रिल्स दे आर लीडिंग टू द टू नेजल कैविटीज एंड अल्टीमेटली दे आर एक्चुअली ओपनिंग अप इनटू द फेरिंग्स ऑफ द थ्रोट एंड देन उसके बाद फिर वी हैव गॉट द लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स इन द रो जिसके अंदर इन टर्न ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस और वोकल कॉर्ड्स हैं. और उसके बाद फिर वी हैव गॉट द ट्रेकिया जिसको हम वेंट पाइप भी बोलते हैं एंड देन वी हैव गॉट द ब्रोंकाई. Then we have got, you seen here, these bronchi, and bronchi के बाद we got the bronchioles, उसके बाद फिर air sacs और लास्ट पे इवन जो alveoli जो कि air sacs ही का पार्ट है बेसिकली they are there, तभी इसको 8A के साथ मैंने नंबर किया हुआ है. सो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के. ओके सो इसमें अब सबसे पहले हम नॉस्ट्रल्स के ऊपर अगर हम बात करें तो इनके काउंट के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. तो देयर आर 2 नॉस्ट्रल्स in our body. तो nostrils basically हैं क्या? These are the openings of the nasal cavities. For example, if you can look at my nose, तो ये जो बाहर से ये जो openings आपको नजर आ रही हैं, इन openings को हम कहते हैं कि these are the nostrils. So 2 nostrils हैं and each nostril is leading to the nasal cavity. So अगर 2 nostrils हैं तो 2 ही क्या होंगी? Nasal cavities होंगी. And हर नेजल कैविटी जो है उसके अंदर इन टर्न 3 पैसेज वेज होते हैं. सो अगर राइट साइड पे जो नेजल कैविटी है उसमें भी बोनी प्रोजेक्शन से 3 पैसेजेस बने होते हैं और इवन जो लेफ्ट साइड पे नेजल कैविटी है इसमें भी लेटरल बोनी प्रोजेक्शन से 3 पैसेज वेज बने होते हैं. और इसके अंदर इंपॉर्टेंटली जो एपिथेलियम होती है दैट इज सिलिएटेड एपिथेलियम. जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि इसके अंदर जो एपिथेलियम है वो से अगर ये बेसल मेम्ब्रेन है वी हैव गॉट द कॉलम लाइक सेल्स, राइट. सो ये और इन कॉलम लाइक सेल्स के साथ जुड़े कुछ गॉबलेट सेल्स. सो ये और इन कॉलमनर सेल्स के ऊपर क्या होंगे? सीलिया होंगे. सो ये जो एपिथेलियम इसको हम कहते हैं सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम है विद गॉबलेट सेल्स और ये क्लासिक एपिथेलियम है किसकी? रेस्पिरेटरी सिस्टम की. और जब एयर पास करेगी थ्रू द नेजल कैविटीज सो टॉप ऑफ द लाइन ये फिल्टर होगी क्योंकि इसमें नेजल कैविटी के अंदर जो हेयर प्रेजेंट है वो बहुत सारे एयर के अंदर से डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, राइट. सो फिल्ट्रेशन इसका एक मेजर काम है. खास तौर पे जो कोर्स डस्ट पार्टिकल्स हैं वो नॉस्ट्रल से फिल्टर हो जाते हैं. और उसके बाद फिर इवन एयर की जो मॉइस्चरिंग है उसका काम भी यहीं पे नेजल कैविटीज में किया जाता है. अगर ड्राई एयर लंग्स में जाती है ये जाके लंग्स को डैमेज कर सकती है. सो नेचर ने एक वे डिवाइस किया हुआ टू मॉइस्टन द एयर विच वी आर गोइंग टू इनहेल. सो मॉइस्चरिंग भी यहीं पे होगी और इवन ठंडी हवा भी हमारे लंग्स में जाके क्या कर सकती है? इन्फेक्शंस का बायस बन सकती है. समहाउ इन्फेक्शंस के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट बना सकती है लंग इन्फेक्शंस के लिए जैसे नमोनिया वगैरह. सो इसीलिए एयर को वार्म भी किया जाता है और ये काम भी कहाँ पे होगा? एट द लेवल ऑफ द नेजल कैविटीज. सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि नेजल कैविटीज से रिलेटेड हाईएस्ट यील्ड पॉइंट्स क्या है कि 2 नेजल कैविटीज हैं. हर नेजल कैविटी में 3 बेसिक पैसेजेस हैं जो कि बोनी प्रोजेक्शन से बने होंगे और इसमें सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम है विद गॉबलेट सेल्स और फिल्ट्रेशन एंड मॉइस्चरिंग एंड वार्मिंग ऑफ एयर ये मेजर फंक्शंस हैं जो कि नेजल कैविटीज के लेवल पे कैरी आउट किए जाने हैं. एंड देन वी हैव गॉट द फेरिंग्स जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में थ्रोट भी बोलते हैं. सो बेसिकली ये कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड द एयर. उसके बाद फिर वी हैव गॉट द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इज लेरिंग्स और लेरिंग्स ही को हम सिंपल वर्ड्स में वॉइस बॉक्स कह देते हैं. अब जो लेरिंग्स है इसके फर्दर 3 पार्ट्स है. एक है ग्लॉटिस, दूसरे नंबर पे है एपिग्लॉटिस और तीसरे नंबर पे है वोकल कॉर्ड्स. अब जो ग्लॉटिस है बेसिकली ये क्या है? दिस इज द ओपनिंग ऑफ द लेरिंग्स और ट्रेकिया. जबकि एपिग्लॉटिस क्या है? ये
कवर है किसका, ग्लॉटिस का लिड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ग्लॉटिस को पार्शली कवर करेगा, पार्शली क्लोज करेगा ड्यूरिंग द सॉल्विंग, ताकि फूड ग्लॉटिस में एंटर ना हो। और उसके बाद फिर थर्डली इवन लेरिंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स भी होते हैं जिनकी वाइब्रेशन से वॉइस प्रोड्यूस होती है। Why students love top grade? Number 1, अब हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 3, टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है। नंबर 4, टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक जिसकी हेल्प से आप जब चाहें, जैसे चाहें और जितने चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली दैट, टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। नंबर 7, टॉप ग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड। नंबर 8, टॉप ग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 9, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स, लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स। In addition to this, top grade से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost and most importantly plenty of your valuable time क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. So you seen here, let me explain this thing to you with the help of a model. You just imagine कि मेरा ये जो hand है ये represent कर रहा है किसको? It's representing the upper end of the trachea जो कि larynx की शक्ल में है। So this opening of the trachea, this is called as the glottis. इस trachea की opening को हम क्या बोलेंगे? ये glottis है और lid-like structure जो कि इस glottis को guard कर रहा है, right? इसको हम बोलेंगे this is the epiglottis and during swallowing ये क्या करेगा? ये इसको partly cover करेगा ताकि फूड इसमें एंटर ना हो और रेस्पिरेटरी पैसेज में जाके हमें चोक ना करे। ऑलराइट, और उसके बाद फिर इसी लेरिंक्स के अंदर बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट, वो स्ट्रेच्ड म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। सो वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से क्या होता है? वॉइस प्रोड्यूस होती है। इफ यू वांट टू सी कि ये जो लेरिंक्स है ये कहाँ पे है, राइट, यू सीन हियर, आप ये अपने नेक अगर आप अपने नेक को मिरर में ऑब्जर्व करें आपको एक बड़ा प्रोमिनेंट सा पार्ट नजर आएगा, राइट, यू कैन लुक एट दिस प्रोमिनेंट पार्ट, ये एडम्स एप्पल है। सो एडम्स एप्पल से अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो अगर आप एडम्स एप्पल से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, राइट, अल्टीमेटली आपको ये एक नॉच फील हो रही है, यहां से आप अपने ट्रेकिया को फील कर सकते हैं, राइट। सो ये बेसिकली ट्रेकिया है और अगर इस नॉच के अंदर आप अपनी फिंगर से पेल्पेट करेंगे अल्टीमेटली आपको इवन ट्रेकिया के रिंग्स भी फील हो रहे हैं, राइट। सो अगर आप यहाँ इस नॉच से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए, ये एडम्स एप्पल से थोड़ा सा नीचे अगर आप अपना हैंड प्लेस करें एंड बोलें, यू कैन डू इट योरसेल्फ, प्लेस योर हैंड हियर एंड से हेलो, right? If you would say hello and you will be able to feel the vibration, right? So ये जो basically part है just beneath the Adam's apple, ये क्या है? larynx है, इसके अंदर vocal cords हैं और वो जो vibration आपको feel हो रही है that is because of the vibration, that is because of the
वोकल कॉर्ड्स, राइट, और वोकल कॉर्ड्स ही की वाइब्रेशन से क्या होना है, साउंड ने प्रोड्यूस होना है। सो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ट्रेकिया की या लेरिंक्स की, दोनों में से किसी का भी पूछ सकता है। ट्रेकिया की ओपनिंग कौन सी है, ग्लॉटिस, लेरिंक्स की ओपनिंग कौन सी है, ग्लॉटिस, और जो कवरिंग है या लिड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ग्लॉटिस को कवर करेगा वो क्या है, एपिग्लॉटिस। और उसके बाद फिर जो वॉइस प्रोड्यूस क्यों होगी, लाइक या किस चीज की वाइब्रेशन से वॉइस प्रोड्यूस होगी, आंसर क्या होगा, वोकल कॉर्ड्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि वॉइस बॉक्स कौन सा है, राइट, सो वॉइस बॉक्स बेसिकली लेरिंक्स है, और इसको वॉइस बॉक्स ऑफ कोर्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट हैं एंड समहाउ दे हैव गॉट रोल इन द वॉइस प्रोडक्शन। And next we have got the segment trachea, right? So जो larynx है ultimately आप ये भी कह सकते हैं कि ये upper end of the trachea है, या मे बी आप कह सकते हैं कि trachea जो है larynx की आगे continuity है, इसको हम common या layman's language में windpipe भी कहते हैं। And this is ventral to the esophagus। अब ventral to esophagus होने से क्या मुराद है, अब जस्ट इमेजिन करें कि ओवरऑल यू सीन हियर कि अगर ये इसको अगर आप अज्यूम करें कि ये एसोफेगस है, इफ यू अज्यूम दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एसोफेगस, राइट, अगर इस तरह से मैं खड़ा हूं तो ये अगर एसोफेगस है तो जो ट्रेकिया होगा, ट्रेकिया इट वुड बी वेंट्रल और एंटीरियर टू द एसोफेगस, और जो अपर एंड ऑफ द ट्रेकिया होगा, अपर एंड ऑफ द ट्रेकिया इट वुड बी एट हायर लेवल एज कंपेयर टू द अपर एंड ऑफ द एसोफेगस, राइट, ये उसकी निस्बत ये हायर लेवल पे होगा, और इसके हायर लेवल पे होने की वजह से भी फूड की जो एंट्री के चांसेस हैं इनटू दिस एसोफेगस वो कम होंगे। बहरहाल ये वेंट्रल टू द एसोफेगस है और इसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। इट हैज गॉट द सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। एंड नेक्स्ट वी हैव गॉट द ब्रोंकाई। अब जो ब्रोंकाई है इसके साथ एसोसिएटेड इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड कार्टिलेजिनस प्लेट्स हैं। सो कार्टिलेजिनस प्लेट्स, बेसिकली जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया अल्टीमेटली दे डिवाइड इनटू द ब्रोंकाई, राइट, इनटू द मेजर ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के स्टार्ट में तो सी शेप रिंग्स ही हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ब्रोंकाई में मेनली कार्टिलेजिनस प्लेट्स होती हैं जो कि इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। सो एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स कहां पे प्रेजेंट हैं, तो बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी ट्रेकिया, या इवन बिगिनिंग ऑफ द ब्रोंकाई और मेजर ब्रोंकाई, वहां पे भी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हो सकते हैं। फिर जो कार्टिलेजिनस प्लेट्स हैं, कार्टिलेजिनस प्लेट्स किस स्ट्रक्चर की एनाटॉमी में प्रेजेंट हैं, सो आप कह सकते हैं कि ब्रोंकाई के साथ एसोसिएटेड कार्टिलेजिनस प्लेट्स होंगी। और उसके बाद फिर ब्रोंकाई दे एक्चुअली डिवाइड एंड सब डिवाइड, और अल्टीमेटली जब ब्रोंकाई का डायमीटर 1 मिलीमीटर या इससे भी कम रह जाए, राइट, तो हम क्या कहते हैं कि वो जो सेगमेंट्स होंगे, रेस्पिरेटरी पैसेजेस होंगे, उनको बोलेंगे दे आर ब्रोंकियोल्स। अभी हम आगे चल के फोटोग्राफ भी देखते हैं ताकि ये जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने स्टडी किए हैं इन स्ट्रक्चर्स को हम उस फोटोग्राफ के साथ भी कोरिलेट करेंगे। So 1 mm और लेस डायमीटर होगा and they have got only the smooth muscles। So bronchioles के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्मूथ मसल्स हैं, यहाँ पे कोई भी कार्टिलेज नहीं है, there is no cartilage। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपसे कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि which of the following are the narrowest passages of the respiratory tree, या दूसरे लफ्जों में when the air would face the highest resistance while passing through which segment of the respiratory system, तो बेस्ट रिस्पॉन्स इन दोनों क्वेश्चंस का क्या होगा, दैट वुड बी द ब्रोंकियोल्स, क्योंकि जो ब्रोंकियोल्स हैं ये हाईएस्ट रेजिस्टेंस सेगमेंट्स हैं। इसकी दो मेजर रीजंस हैं कि क्यों एयर ब्रोंकियोल्स में से गुजरते हुए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करती है, राइट। इसमें नंबर 1 रीजन क्या है, यू सीन हियर इट्स रिटन कि इसका जो डायमीटर है वो बहुत कम है, 1 mm या इससे भी कम है। एक तो डायमीटर बहुत कम है, ऑफ कोर्स एयर के लिए इतने नैरो पैसेज में से गुजरना मुश्किल है, एंड सेकेंडली ब्रोंकियोल्स की जो एक्सटेंसिव ब्रांचिंग होती है, लाइक यू सीन हियर, अगर फर्स्ट करें कि अगर ये एक ब्रोंकियोल से आगे फर्दर इसकी एक्सटेंसिव ब्रांचिंग होगी, तो इस एक्सटेंसिव ब्रांचिंग से ब्रांचिंग पॉइंट्स पे जगह जगह जाके कह लें कि एयर की होगी टर्बुलेंस, राइट, एयर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस फेस करेगी। सो इन दो वजूहात की बिना पे हम कहते हैं कि ब्रोंकियोल्स आर द हाईएस्ट रेजिस्टेंस सेगमेंट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जो पेशेंट्स में एस्मा डेवलप होता है, एस्मा की पेशेंट्स में एक व्हीजिंग साउंड या विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम व्हीज कह देते हैं।
तो बेसिकली वो साउंड भी कैसे प्रोड्यूस होती है, वो भी ब्रोंकियोल्स में से या नैरोड पैसेजेस में से जब एयर गुजरती है उस वक्त साउंड प्रोड्यूस होती है। अब जस्ट इमेजिन करें कि ये जो मेरे दोनों हैंड्स के दरमियान गैप है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मे बी एक ब्रोंकियोल के ल्यूमेन को, राइट। सो अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल में ब्रोंकियोल का ल्यूमेन 1 मिलीमीटर है मे बी, या इससे थोड़ा सा लेस है, तो एक एस्मेटिक इंडिविजुअल में ये और भी कम हो जाएगा। जब ये और भी कम हो जाएगा तो चूंकि एज्मा है, एज्मा में एलर्जी डेवलप हुई, यहाँ पे स्वेलिंग हो गई, सो ये जो ल्यूमेन है ये और भी कम हो गया। अब इस नैरोड पैसेज में से जब एयर गुजरेगी उससे विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होगी जिसको हम वीज कहते हैं। क्योंकि बाकी जो इससे पहले जो रेस्पिरेटरी पैसेजेस हैं रिलेटिवली वाइडर हैं, सो वहां से विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। विस्लिंग साउंड बेसिकली ब्रोंकियोल्स से जब एयर गुजरती है, खासतौर पे जब एक्सपायरेशन होती है, जब सांस हम बाहर निकालने लगते हैं, उस वक्त एयर मैक्सिमम रेजिस्टेंस फेस करती है व्हाइल पासिंग थ्रू द रेस्पिरेटरी पैसेजेस, तो वीज प्रोड्यूस होती है। सो बहरहाल जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस सेगमेंट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, दे आर द ब्रोंकियोल्स। उसके बाद फिर वी हैव गॉट द एयर सैक्स। नाउ द एयर सैक्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लंग्स। बेसिकली एयर सैक्स हैं क्या? एयर सैक्स ये एल्वुलाई एंड द कैपिलरीज, इन दोनों को मिला के जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो बनते हैं एयर सैक्स, राइट। सो अब ये भी सोच सकते हैं कि जैसे ओवरऑल एक क्लस्टर होगा एल्वुलाई का, जैसे ग्रेव्स का क्लस्टर होता है वैसे क्लस्टर होगा एल्वुलाई का, और उसके सराउंडिंग में बहुत सारी कैपिलरीज होंगी, कलेक्टिवली इनके मिलने से क्या बनेंगे? एयर सैक्स बनेंगे। सो एयर सैक्स ही बेसिकली वो क्या जगह हैं या वो यूनिट्स हैं जहां पे लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होना है। सो विदाउट एक्सेप्शन अगर आपसे पूछा जाए कि फंक्शनल यूनिट लंग्स का कौन से हैं, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी एयर सैक्स एंड एल्वुलाई। बेसिकली ये एयर सैक्स ही का पार्ट है। सो एयर सैक में दो हिस्से हैं, एल्वुलाई एंड द कैपिलरी। सो एयर सैक्स ही का पार्ट है। सो यहां पे गैसेस एक्सचेंज होगी। इसके अलावा एल्वुलाई में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम टाइप 2 निमोसाइट्स कहते हैं। वो क्या करते हैं? सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन इट ओवर हियर। जस्ट इमेजिन करें कि अगर हमारे पास इमेजिन करें कि हमारे पास ये एक, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर, rather I should use the eraser, let me get the space there, right, and now अब जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास ये है जी, मे बी ये एक एल्वियोलस है। एल्वियोलस जो है इसकी जो लाइनिंग है ये फ्लैट स्क्वेमस सेल से बनी हुई है जो कि सॉर्ट ऑफ कह लेंगे अब टाइप 1 निमोसाइट्स हैं, और कहीं कहीं पे कॉर्नर्स में यहाँ पे टाइप 2 निमोसाइट्स भी हैं, सेल्स हैं, और ये बेसिकली क्या करते हैं? ये सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं। और एल्वियोलस का ये ल्यूमेन है और ये बेसिकली कैपिलरी है जो एल्वियोलस को से लाइन कर रही है, और इसके भी जो लाइनिंग है वो फ्लैट स्क्वेमस सेल से बनी है। सो अब देखें कि ऑक्सीजन ने मूव करना है फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द एल्वियोलस into the lumen of the capillary, और conversely कार्बन डाइऑक्साइड ने मूव करना है from the lumen of the capillary into the lumen of the alveolus। so यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है ये बेसिकली 2 सेल थिक है, ये 2 सेल थिक है। एनीवेज ये तो एक बात है एल्वियोलस से रिलेटेड, और कलेक्टिवली एल्वुलाई एंड कैपिलरीज मिलके एयर सैक्स बना रहे हैं। अब एल्वियोलस जो है बेसिकली अब पता है कि दे आर मॉइस्ट, इनकी जो सर्फेसिस है वो मॉइस्ट होती हैं, और इनके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है टू कोलैप्स, क्योंकि इनके इलास्टिक टिश्यू के प्रेजेंस की वजह से दे टेंड टू कोलैप्स, राइट। और somehow वैसे भी इनके ऊपर जो कि फ्लूइड है, और जो फ्लूइड टेंड्स टू अडॉप्ट द लीस्ट सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, तो उसकी वजह से भी खास तौर पे दे टेंड टू कोलैप्स, इनका साइज रिड्यूस होता है। सो जब हमने सांस लेना होता है तो इनको एक्सपेंड करना थोड़ा सा हार्डर हो जाता है। सो जो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं टाइप 2 निमोसाइट्स, जब वो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं तो वो जो इसके ऊपर फ्लूइड है मॉइस्ट जैसे वाटर है उसकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा। सो उसको रिड्यूस करने की वजह से क्या होगा? इजीली जो इंडिविजुअल है वो ब्रीथ कर सकेगा, और उसके अकॉर्डिंगली जो लंग्स हैं वो या एल्वुलाई हैं वो इजीली एक्सपेंडेबल होंगे, राइट। What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 टाइम्स बेटर प्रेपरेशन कर सकते हैं, वो भी 75% लेस फी में। Top Grade has produced more than 4,000 doctors,
engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained second position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jhelum. She obtained fourth position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured fourth position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है. She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. सो अब ये भी कह सकते हैं कि सरफेक्टेंट प्रोडक्शन की वजह से वाटर की सरफेस टेंशन रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से रिलेटिवली इजीली एल्वेओलाई को एंड दस लंग्स को इन्फ्लेट किया जा सकता है. जो सरफेक्टेंट ये प्रोड्यूस करते हैं एल्वेओलाई, वो केमिकली किस चीज से बने हैं? सरफेक्टेंट किस चीज से बना हुआ है? दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ द lipoproteins, right? So remember this fact कि जो surfactant है which is being produced by the few cells of alveoli, वो chemically क्या है? They are the surfactant क्या है? That is the lipoproteins. Okay. अब surfactant से रिलेटेड एक और फैक्ट भी मैं आपको बताता चलता हूँ कि when a baby is born, राइट. सो अगर नॉर्मली से जो टोटल प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है वो अगर 38 वीक्स है, मे बी अगर 32 वीक्स पे 34 वीक्स पे अगर बेबी पैदा हो जाता है, उस वक्त सरफेक्टेंट की इनफ क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं हुई होती, राइट. जिसकी वजह से बेबी अगर उस स्टेज पे पैदा हो जाए तो वो इजीली सांस नहीं ले पाता, उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आते हैं, और अगर उसकी अच्छी केयर ना की जाए और उसके ब्लड को ऑक्सीजनेट करने का कोई और वे ना डेवलप किया जाए, इट मे एंड अप इनटू द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर बेबी, राइट. सो इसमें समहाउ अब ये कह लें कि अगर प्रीमेच्योर बेबी हो जो कि वक्त से पहले पैदा हो जाए, तो हम उसकी मदर को, या उसकी चांसेस हो कि वक्त से पहले पैदा हो सकता है, उसकी मदर को 48 या 24 आवर्स पहले स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन दे देते हैं, ताकि उससे अब ये कह लें कि समहाउ जो सरफेक्टिंग वाला प्रॉब्लम है वो बाय सम मैकेनिज्म वो रिजॉल्व हो जाता है, और उसके जो लंग्स हैं फिर वो इजीली इन्फ्लेट हो पाते हैं. व्हेन द बेबी कम्स टू दिस वर्ल्ड, व्हेन द बेबी क्राइज, तो विद द फर्स्ट क्राई लंग्स इजीली इन्फ्लेट होते हैं और बेबी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में नहीं जाता. अब इस फोटोग्राफ में हम देख सकते हैं कि बेसिकली जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें दो तरह के जोन्स हैं. एक इसके अंदर कंडक्टिंग सिस्टम है या कंडक्टिंग जोन है, और दूसरा इसके अंदर एक्सचेंज सरफेस है या एक्सचेंज जोन है. सो अब कह लें कि ग्रॉसली हमने जितने भी सेगमेंट्स डिस्कस किए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के या इसके एनाटॉमी के अंदर, हमने जितने भी पार्ट्स डिस्कस किए हैं उनको हम ग्रॉसली दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक कंडक्टिंग जोन जिसने सिर्फ एयर को पास करना है, और दूसरे नंबर पे एक्सचेंज जोन. अब जो कंडक्टिंग जोन है उसके अंदर क्या आता है? ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, स्मॉलर ब्रोंकाई और इवन ब्रोंक्यूल्स का जो स्टार्ट है वो भी कंडक्टिंग जोन के अंदर ही आएगा. हाँ, जो एयर सैक्स हैं और एल्वेओलाई दे वुड बी इन द एक्सचेंज जोन, क्योंकि वहां पे अल्टीमेटली गैसेस एक्सचेंज हो रही होगी. अब इस फोटोग्राफ के अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि एक लंग के अंदर कितने ट्रेकिया होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो लंग है डायरेक्टली उसमें ट्रेकिया एंटर ही नहीं होते, राइट. सो जो लंग में किसी भी लंग के साथ एसोसिएटेड ट्रेकिया डायरेक्टली एक भी नहीं होगा. सो एक लंग के लिए ट्रेकिया का काउंट 0 है. यहां पे बेसिकली एक लंग के लिए काउंट ये दिया गया है रेस्पेक्टिव सेगमेंट्स का, राइट. सो प्राइमरी ब्रोंकाई का जो काउंट है एक लंग के लिए क्या होगा? 1, और स्मॉलर ब्रोंकाई उसके बाद फिर 1 से 2 ब्रोंकाई बनेंगे. उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग जो काउंट्स हैं वो आपके लिए इररिलेवेंट है, लेकिन खास तौर पे ये जो दो काउंट्स हैं याद रखिएगा कि एक लंग में ट्रेकिया एक भी नहीं होगा, उसका काउंट 0 होगा, क्योंकि ट्रेकिया इट नेवर एंटर्स डायरेक्टली इनटू द लंग, जबकि ट्रेकिया की आगे फर्दर डिवीजन होती है. जैसे आप देखेंगे ये ट्रेकिया है, तो ये ट्रेकिया डिवाइड किया है इनटू द टू प्राइमरी ब्रोंकाई, द राइट एंड द लेफ्ट मेन ब्रोंकाई, और फिर राइट ब्रोंकस राइट लंग में और लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में एंटर होता है. And here we have got another photograph
और ये जो एनाटॉमी है रेस्पिरेटरी सिस्टम की उसको रिमार्केबली एक्सप्लेन कर रही है। यू सीन हियर, इसमें सबसे पहले क्या है, वी हैव गॉट दिस नॉस्ट्रल। सो ये लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट को जैसे दिखाया जा रहा है इसके फेस की, तो ये हमारे पास ये नॉस्ट्रल है एंड नॉस्ट्रल इज लीडिंग इनटू द it's leading into the nasal cavity. So here we have got the nasal cavity और आप देख सकते हैं कि बोनी प्रोजेक्शंस की वजह से nasal cavity है, इसको 3 passages में डिवाइड किया गया है। And after nostrils we have got the nasal cavity and after nasal cavity we have got this pharynx. So ये वाला जो सेगमेंट है जो कि रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का पार्ट है, जिसको हम थ्रोट भी बोलते हैं, ये क्या है, ये pharynx है, राइट। और उसके बाद फिर फेरेंक्स के बाद यू सीन हेयर कि हमारे पास यहाँ पे जो है ये ओवरऑल कह लें कि ये ग्लोटिस है, राइट। और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये लेरिंक्स है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और इसके ऊपर यहाँ पे क्या होगा, ये एपिग्लोटिस भी होगा। और उसके बाद फिर हेयर वी हैव गॉट द ट्रेकिया, जिसमें आपको सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स भी नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो ट्रेकिया है ये ओवरऑल 2 कह लें कि मेन ब्रोंकाई या प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है, राइट एंड द लेफ्ट मेन ब्रोंकाई जो कि लंग्स में एंटर हो रहे हैं, वहां जाके वो डिवाइड और सब डिवाइड करेंगे, अल्टीमेटली दे वुड एंड अप इनटू द एयर सैक्स। ऑलराइट, और यहाँ पे कुछ और चीज़ों पे भी आप फोकस करें कि ओवरऑल जो लंग्स हैं दो, ये से हमारे ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। तो लेफ्ट लंग में आप देखिए आपको ये एक नॉच नजर आ रही है, बेसिकली इसको हम कहते हैं ये कार्डियक नॉच है। ये जो सारी की सारी एक्सटेंट है जो पर्पल कलर का आपको दिखाया जा रहा है, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है, राइट। और ये जो नॉच आपको नजर आ रही है बेसिकली ये क्या है, ये नॉच है टू अकोमोडेट द हार्ट। सो अब ये भी कह सकते हैं कि जो हार्ट है वो राइट और लेफ्ट लंग्स के दरमियान प्रेजेंट है, और चूंकि उसकी जो एपेक्स है, उसकी जो टिप है वो लेफ्ट साइड की तरफ है, सो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली जो लेफ्ट लंग है उसके ऊपर कार्डियक नॉच बनी हुई होती है। अब यहाँ पे एक और चीज के ऊपर भी गौर करें कि जो लंग्स हैं दे आर बीइंग सराउंडेड बाय द प्लूरा। सो प्लूरा की जो बाय द प्लूरा, और प्लूरा की आप देख सकते हैं कि इसकी 2 लेयर्स हैं, एक इसकी विसरल लेयर है जो कि लंग के ऊपर अटैच्ड है, और दूसरी जो लंग से रिमोटली प्रेजेंट है जो कि वो पैराइटल लेयर है। सो यू हैव गॉट दिस विसरल लेयर एंड यू गॉट दिस पैराइटल लेयर, और विसरल और पैराइटल लेयर के दरमियान में जो कैविटी है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द प्लूरल कैविटी, राइट। और उस प्लूरल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे दैट इज द प्लूरल फ्लूइड। सो हम ये भी कह सकते हैं कि जो लंग है इट्स सराउंडेड बाय द प्लूरा, और प्लूरा के आगे फर्दर 2 उसके लेयर्स हैं, एक विसरल लेयर है और दूसरी पैराइटल लेयर है, और इन दोनों के दरमियान में जो कैविटी है वो प्लूरल कैविटी है। उस कैविटी के अंदर जो फ्लूइड है वो प्लूरल फ्लूइड है, और ये एक एडल्ट के अंदर कह लेंगे जो हमारी एम्ब्रोनिक सिलोमिक कैविटी थी उसकी ये रेमनेंट ही है। इसी तरह से जो हार्ट है, हार्ट के बाहर पेरिकार्डियम होती है, उसी तरह से हार्ट की भी विसरल और पैराइटल लेयर होती है पेरिकार्डियम की, और उसमें भी पेरिकार्डियल कैविटी होती है जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। सो जब हार्ट बीट करता है बिटवीन दीज 2 lungs, so if the heart is there and it's continuously beating here, तो of course ये जो लेयर्स प्रेजेंट हैं, जो पेरिकार्डियम प्रेजेंट है विद द फ्लूइड हार्ट के बाहर, और उसके बाद फिर लंग्स को जो सराउंड कर रही है ओवरऑल प्लूरल कैविटी जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड है। सो जब ये दोनों स्ट्रक्चर्स हार्ट और लंग्स एक दूसरे के पास अगर ये मूव भी कर रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से ये दोनों स्ट्रक्चर्स डैमेज नहीं होंगे। सो ये नेचर का एक मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट द बोथ हार्ट एंड द लंग्स फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज। और इसके अलावा एक और चीज़ पे भी गौर करें कि यहाँ पे चूंकि ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको दिखाया गया है, सो हियर यू कैन सी द रिब, ये एक रिब है, अनदर रिब। सो ये सारी की सारी जो येलोइश से कलर की आपको नजर आ रही हैं ये सारी की सारी कटी हुई रिब्स हैं, और इन रिब्स के दरमियान में ये जो रेडिश सा सेगमेंट आपको नजर आ रहा है बेसिकली दीज आर द इंटरकॉस्टल मसल्स, राइट। सो ये आप कह लें कि जो चेस्ट वॉल है बेसिकली उसके स्ट्रक्चर के अंदर ये रिब्स और इंटरकॉस्टल मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और इंटरकॉस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से रिब्स मूव भी करती हैं। और उसके बाद फिर आप एक और चीज पे गौर करें, वो ये है कि जो लंग्स के जो बेसल साइड है और वहां पे एक कह लें कि एक शीथ प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं मस्कुलो टेंडनस शीथ है, जो कि मसल और टेंडन, स्केलेटल मसल एंड टेंडन मोर स्पेसिफिकली, तो मसल और टेंडन से मिलकर बनी है, हम कहते हैं मस्कुलो टेंडनस शीथ है, दैट इज द डायाफ्राम, राइट। सो डायाफ्राम और ये रिब एंड इंटरकॉस्टल मसल्स इनके इंटरप्ले से बेसिकली जो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जाता है, उसको हम इन डिटेल जाके देखेंगे जब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिस्कस करेंगे, राइट। सो दिस इज अबाउट द
एनाटमी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जो डायाफ्राम है बेसिकली ये शीथ चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट भी कर रही है। हाँ, डायाफ्राम के अंदर कुछ ना कुछ होल्स होंगे या कुछ ना कुछ पैसेजेस होंगे जिसके जरिए से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से चेस्ट कैविटी में और चेस्ट कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में जा सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटमी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ लुक एट दिस फोटोग्राफ। इसमें आप देख सकते हैं कि ये टर्मिनल ब्रोंकियोल है और यहाँ पे हमारे पास कुछ क्लस्टर्स हैं एल्वियोलाई के, जैसे ये एक क्लस्टर आपको नजर आ रहा है, देयर इज अनदर क्लस्टर विजिबल हियर, और ये जो क्लस्टर है इट्स सराउंडेड बाय द कैपिलरीज, दिस इज अनदर क्लस्टर ऑफ द एल्वियोलाई व्हिच इज सराउंडेड बाय द कैपिलरीज। सो ये क्या है, दीज आर द एयर सैक्स। अगर हम इसके छोटे से सेगमेंट को एनलार्ज करके यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं कि यू कैन लुक एट दिस कि हमारे पास ये एक एल्वियोलस है व्हिच इज बीइंग सराउंडेड बाय द पुल्मोनरी कैपिलरी। ऑलराइट, सो एनवायरनमेंट से जो एयर है इनहेलेशन के नतीजे में ऑफ कोर्स इसके अंदर आएगी और वो एयर रिच है इन ऑक्सीजन, और इसी तरह से जो कह लें कि जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है पूरी बॉडी से वो पुल्मोनरी कह लें कि कैपिलरीज के अंदर अल्टीमेटली आएगा, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो पुल्मोनरी कैपिलरी है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर आ सकती है इनटू द ल्यूमेन ऑफ द एल्वियोलस, जबकि जो ऑक्सीजन है एल्वियोलस के ल्यूमेन से डिफ्यूज होकर जा सकती है इनटू द ल्यूमेन ऑफ द कैपिलरी, और इसके इस तरह से जो ब्लड की ऑक्सीजनेशन कैरी आउट की जा रही है। फिर यहाँ से अल्टीमेटली ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट वुड गो टू द लेफ्ट एट्रियम, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहाँ से फिर पूरी बॉडी में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जबकि राइट एट्रियम से अल्टीमेटली जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से उसके बाद फिर वो पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए आता है अल्टीमेटली इनटू दिस पुल्मोनरी कैपिलरीज। अगर आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. राइट, सो इसमें आप एक चीज गौर करें कि जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, यू कैन सी इन हियर, ये 2 सेल थिक है, कि एक सेल की थिकनेस है किसकी, एल्वियोलस की, और दूसरी सेल की थिकनेस है किसकी, कैपिलरी मेम्ब्रेन की। सो अगर आपसे एग्जाम का भी क्वेश्चन पूछता है कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ये कितने सेल थिक है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, तो ये 2 सेल थिक है, राइट। और इसका मतलब ये होगा कि जब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल वो एल्वियोलस के ल्यूमेन से कैपिलरी के ल्यूमेन में आएगा, राइट, या वाइस वर्सा, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल वो कैपिलरी के ल्यूमेन से एल्वियोलस के ल्यूमेन में जाएगा, तो वो कितने सेल्स को क्रॉस करेगा, 2 सेल्स को क्रॉस करेगा। और कितनी सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करेगा, 4 सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करेगा, क्योंकि हर सेल की 2 मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना पड़ेगा उसको, राइट। सो 4 सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करेगा। और कितनी लिपिड बायलेयर्स को क्रॉस करेगा, एक सेल मेम्ब्रेन में एक लिपिड बायलेयर होती है तो 4 ही लिपिड बायलेयर्स को क्रॉस करेगा। और कितनी लिपिड लेयर्स को क्रॉस करेगा, क्योंकि एक सेल मेम्ब्रेन में एक लिपिड बायलेयर यानी कि 2 लिपिड लेयर्स होती हैं, सो टोटल 8 लिपिड लेयर्स को क्रॉस करेगा, राइट। सो इसको हमने सेल मेम्ब्रेन के सब सेक्शन में भी डिटेल से डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे उसी फैक्ट को मैंने दोबारा आपको रिपीट करवा दिया। ओके, सो अब ये एक फोटोग्राफ है जो कि आपको जो डिफरेंट हमारे बॉडी के सिस्टम्स हैं, लाइक उनमें उनकी जो आपस में वर्किंग हार्मनी है उसको एक्सप्लेन करेगी। लाइक यू कैन सीन हियर कि यहाँ पे हमारे पास ये एल्वियोलस है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सो इट्स रिप्रेजेंटिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। उसके बाद फिर हमारे पास ये वाला जो सेगमेंट है सारे के सारा, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और उसके बाद फिर ये वाला जो येलोइश है ये आपको ओवरऑल सिस्टेमिक या जनरल बॉडी सेल्स आपको मिल रहे हैं। सो हियर यू हैव गॉट द जनरल बॉडी सेल्स। सो यू कैन सीन हियर कि अब किस तरह से ओवरऑल कह लें कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दे आर वर्किंग इन हार्मनी, हम इसको डिस्कस करने लगे हैं। सो एनवायरनमेंट से कह लें कि इनहेलेशन के नतीजे में जो एयर है वो चली जाएगी इनटू द ल्यूमेन ऑफ द एल्वियोलस, जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाएगी इनटू द ल्यूमेन ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरी, और पल्मोनरी कैपिलरी से अल्टीमेटली कह लें कि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के लॉन्ग या पल्मोनरी वेन्स के लॉन्ग फाइनली चली जाएगी इनटू द लेफ्ट
एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से उसने चले जाना है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। सो ये जो डॉटेड लाइंस हैं बेसिकली लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के जरिए, उसके बाद फिर लार्जर और स्मॉलर आर्टरीज के जरिए अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन है वो जाएगी इनटू द सिस्टेमिक कैपिलरीज, और सिस्टेमिक कैपिलरीज से ऑक्सीजन विल मेक इट्स वे इनटू द सेल्स, इट विल मेक इट्स वे इनटू द जनरल बॉडी सेल्स, जहां पे ऑक्सीजन कंज्यूम होगी इन डिफरेंट प्रोसेसेस। खास तौर पे जैसे इसका एक मेजर यूज है एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और बहरहाल सेल्स में या जनरल बॉडी सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के नतीजे में, टू बी मोर स्पेसिफिक, एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए एंड ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड विल मेक इट्स वे इनटू द सिस्टेमिक कैपिलरीज, और सिस्टेमिक कैपिलरीज के अलोंग अल्टीमेटली फिर डिफरेंट स्मॉलर वेन्स और लार्जर वेन्स, और अल्टीमेटली सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के जरिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के जरिए ये आ जाएगी इनटू द राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से इट विल मेक इट्स वे टू द राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से फिर अराइज होगा पुल्मोनरी ट्रंक, जिससे राइट और लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरीज बनेंगी अल्टीमेटली, और पुल्मोनरी आर्टरीज ग्रेजुअली क्या करेंगी, वो अपना ब्लड ड्रेन करेंगे इनटू द पुल्मोनरी कैपिलरीज, और पुल्मोनरी कैपिलरीज के लेवल पे जाके क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट विल डिफ्यूज आउट ऑफ द पुल्मोनरी कैपिलरीज एंड विल मेक इट्स वे इनटू द लुमेन ऑफ द एल्वियोलस, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेलेशन के जरिए वापस एनवायरनमेंट में भेज दिया जाएगा। सो इनहेलेशन के नतीजे में ऑक्सीजन लंग्स में गई, वहां से अल्टीमेटली उसको हमारे कह लें कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन के जरिए या ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जरिए जनरल बॉडी सेल्स तक डिलीवर किया गया। बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करके अल्टीमेटली सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए वापस लाया गया लंग्स तक, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में ल्यूमन के एल्वियोलस के ल्यूमन तक लाया गया, जहां से एक्सहेलेशन के जरिए वापस उसको भेज दिया गया इनटू द एनवायरनमेंट। सो आई होप कि अब आप अच्छा अंडरस्टैंड कर गए हैं जो वर्किंग हार्मनी है रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के। सो ये फोटोग्राफ अब एनलार्ज आपको करके दोबारा दिखाई गई है। तो यू कैन सीन हियर कि किस तरह से ये हमारे पास एल्वियोलस है और किस तरह से हमारे पास ये इसको सराउंड कर रही है पल्मोनरी कैपिलरी, एंड किस तरह से ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलस के ल्यूमन से पल्मोनरी कैपिलरी के ल्यूमन तक जाती है डिफ्यूजन के जरिए, और किस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पल्मोनरी कैपिलरी से एल्वियोलस के ल्यूमन तक आती है। एंड अब इसी ओवरऑल अब लंग का अगर हम कोई छोटा सा सेक्शन लें, लाइक वो तो कंप्यूटराइज फोटोग्राफ थी, जैसे ये कंप्यूटराइज फोटोग्राफ है जस्ट आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए। सो अब एक्चुअल हिस्टोलॉजिक फोटोग्राफ में आपको दिखा रहा हूं। अगर हम एक लंग का छोटा सा सेक्शन लेके और उसकी माइक्रोटोमिंग करके स्लाइड तैयार करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे तो अल्टीमेटली आपको ये इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा, राइट। सो इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये एक एल्वियोलस है, राइट। सो दिस इज एन एल्वियोलस, सो दिस इज अनदर एल्वियोलस एंड दिस इज अनदर एल्वियोलस, और ये आपको डिफरेंट एल्वियोलाई नजर आ रहे हैं, एंड एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, राइट। सो ये बेसिक हिस्टोलॉजी है इसकी कह लें कि लंग्स की। और इसमें आप ये भी गौर करें कि एग्जाम में क्वेश्चन आपको किस तरह से क्लियर हो सकता है। मे बी समटाइम्स वो आपको इस तरह की कोई स्लाइड या फोटोग्राफ आपको प्रेजेंट करें एग्जाम में और लेबल करके पूछे, मे बी वो यहाँ पे कहते हैं जी एक्स, तो ये एक्स जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली ये व्हाट इज दिस एक्चुअली, राइट। सो ये क्या कोई ये ब्रोंक्यूल है या ये एयर सैक है या ये एल्वियोलस है एंड सो ऑन, राइट। सो इस तरह से ये जो वाई है, मे बी ये वाई क्या चीज़ है। सो यू कैन सीन हियर ये जो स्पेस आपको वाइट स्पेस नजर आ रही है ये एल्वियोलस है, और इसके सराउंडिंग जो आपको पिंकिश से कलर के स्ट्रक्चर सारे नजर आ रहे हैं ये सारी की सारी क्या है, ये कैपिलरीज है। ये पूरे के पूरे ये जो स्लाइड है ये एयर सैक को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें बहुत सारे एल्वियोलाई हैं या क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई है विच इज बीइंग सराउंडेड बाय द पुल्मोनरी कैपिलरीज। एंड here I have got a question for you. Each lung receives how many trachea? And the best response to this question would be A option 0 है, B 1 है, C option 2 है, D option 3 है। So हर लंग में कितने ट्रेकिया जाएंगे, तो हमने स्टडी किया है अभी कि लंग में ट्रेकिया एंटर होता ही नहीं है, राइट। बेसिकली ट्रेकिया की डिवीजन है मेन ब्रोंकस, वो एंटर होगी। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी अल्फा। दैट्स ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.